गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और कैसे चल रहे हैं आपकी तैयारी भाई, आप लोगों की? आदित्य, ये चल रही है सर। आदित्य कुमार झा, जसजीत, हेमांग, यस सर। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा 11th का कर रहे हो कि नहीं आप लोग रिविजन? प्रिया, 11th वाले पार्ट का रिविजन कर रहे हो? सर अभी प्रिया, नहीं किया, अभी तो 12th कर रहे हैं। अरे शुरू कर दे बेटा। 11th वाले पोर्शन को भी रिवाइज करना शुरू कर, समय नहीं है। ओके सर। हम्म, ठीक ना? जी सर। हर्षपुरिया, यस सर। तू बता बेटा क्या स्टेटस? सर अभी तो शुरू नहीं किया, अभी स्कूल में फाइल प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, असाइनमेंट्स तो उसी में है, और 12th भी है अभी। 1 महीने बाद शुरू करेंगे, मतलब नवंबर के बाद। नवंबर के बाद शुरू करो। यस। स्कूल के फिर तो वो भी तो आ जाएंगे ना तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह, ये चल रहा है? अभी तो 4 पेपर इकट्ठे हैं। कीबोर्ड सर 5 दिसंबर यस। 28 25 से है। यस सर, 26। तो प्री बोर्ड है, फिर बोर्ड है। क्या कह रहे थे मंदिर? सर मेरे स्कूल में तो 2 बार पेपर ले रहे हैं ना, प्री बोर्ड टाइप्स। एक हाँ, बार हाँ। अभी, फिर जनवरी में। सर हमारे भी 2 अभी हो अभी भी गया 2 बार। प्रोफेसर? अभी होना है? सर 5 दिसंबर से चालू हो जाएगा। तो दिसंबर में ही है सबके। अच्छा, तो दिसंबर मेरे में। 20 चलो दे लो भाई प्री बोर्ड, और उसी बहाने 12th को फुल्ली ब्रशअप भी कर लो तब। यस ठीक है, सर। केवल ऐसा हो जाए कि फिर हमारा 11th ही रह जाए रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शुरू हो रहा है ज्यादातर लोगों का, और सेकेंड वीक तक खत्म भी हो जाना चाहिए प्री बोर्ड पहला तो। नहीं सर, फिर 12 का हाँ, तो प्री बोर्ड में सर तो थर्ड प्री बोर्ड में तो 12th ही आएगा 14 ना? को स्टार्ट है, 26 को खत्म है। अच्छा, दिसंबर में। और सर मेरा तो सिलेबस भी 15 को खत्म होगा। अरे सिलेबस तुम्हारा नवंबर में खत्म हो जाएगा बेटा, कहाँ पैसा? तो सर स्कूल का बता रही हूँ,
तो उनके हिसाब से चलेगा ना प्री बोर्ड। चलो कोई बात नहीं। नवंबर में फिनिश हो जाएगा ये सिलेबस आपका। जेईई में जनवरी में होगा। अभी तो यार नोटिफिकेशन तो आया नहीं, अब जनवरी में लेना होता तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। सर कहीं में जनवरी बता रहा है। जनवरी तो होना ही चाहिए था। जैन वो में तो बोर्ड के प्रैक्टिकल होंगे। नहीं, जनवरी में होना तो चाहिए था जनवरी में ही, लेकिन अब जनवरी में उम्मीद कम लग रही है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। कुछ तालमेल लोग बिठा रहे होंगे बोर्ड के साथ, इसी वजह से अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। सर मना कर दिया एनटीए ने जनवरी के लिए। अच्छा, कहाँ पे सर आया? वो तो जनवरी में practical होता है ना वो। कहाँ पे न्यूज आई? सर एनडीटीवी पे। अच्छा, एनडीटीवी पे जनवरी में नहीं होगा, फिर कब होगा? सर अप्रैल की बोल रहे हैं, वो अप्रैल 4 फर्स्ट अप्रैल वीक से में। बोल रहे हैं सर। मतलब मार्च और अप्रैल में दोनों ले लेंगे। शायद नहीं सर, स्टार्टिंग का ही है मार्च में, अप्रैल सर में अप्रैल में होगी लेंगे पहली। फर्स्ट की। पहली अप्रैल में होगी और फिर दूसरी दूसरे का नहीं पता सर अभी। दूसरी का नहीं पता सर। सर नीचे नहीं होगा शायद दूसरा। दूसरा कब होगा? मई। अच्छा, ये भी सेशन लेट करेंगे और फिर ये भी सेशन लेट हो जाएगा मई में अगर करेंगे तो। सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स तो ऐसे बोल रहे थे कि नवंबर के मतलब लास्ट में ही निकलेंगे। हाँ, नोटिफिकेशन आने दो। नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसी समय सब क्लियर हो जाएगा कि कब कब करेंगे। बट जनवरी तो अब उम्मीद नहीं है कि वो जनवरी में हो पाएगा। अभी हमने सर न्यूज तो अच्छा ही है। वो न्यूज तो देखी नहीं हमने कि बता रहा है ये कि मार्च और अप्रैल में होगा पहला। व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, लेकिन वो पे ऑथेंटिसिटी नहीं है ना। जब तक उनकी सर साइट। इस टाइम तो सर बोर्ड रहेगा ना मार्च में। हाँ, वही तो पता नहीं कैसे। अभी कुछ बहुत क्लियरिटी आ गई है। बोर्ड के साथ सामंजस्य तो बिठाएंगे ही। अभी सारे बोर्ड होंगे ना, स्टेट बोर्ड से भी नहीं क्लैश होना चाहिए, सीबीएसई से भी नहीं होना चाहिए, आईसीएसई से भी नहीं होने चाहिए। कई सारे है ना कंस्टेंट। स्टेट बोर्ड भी तो है, बात तक है। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियस की शुरुआत करते हैं ना। तो रदरफोर्ड ने आपको बताया कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज टोटल मास है वो एक छोटे से रीजन विशेष में कन्फाइंड होता है, जिसको आप न्यूक्लियस के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हो। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवोल्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस पे चार्ज इतना होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंपनसेट कर सके, यानी कि पूरा का पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल है। इवन की एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है उसका पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन होने के तक भी न्यूक्लियस का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में बहुत जानकारी जो है वो नहीं बन पाई थी, है ना। लेकिन आपको मालूम है कि जब लो प्रेशर पे गैस का डिस्चार्ज कराया गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ऑब्जर्वेशन बनी थी, जिसके लिए चार्ज और मास के रेशियो का इंफॉर्मेशन जो है जे जे थॉम्सन ने बनाया था और उसकी खोज का श्रेय उनको जाता था।
उसी लो प्रेशर पे गैस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंटेशन में गोल्डस्टीन ने जो अपना एक्सपेरिमेंटेशन किया उसमें कैथोड में एक होल क्रिएट कर दिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि उस होल से जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कैनाल रे के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। जब डिफरेंट गैसेस के लिए ये एक्सपेरिमेंटेशन किया गया तो हर गैस के लिए चार्ज और मास का जो रेशियो मिला दैट वाज डिफरेंट, है ना। सबके लिए जो है वो अलग अलग मिला। तो बेसिकली इसका कारण अगर हम समझना चाहें कि इसका क्यों है, तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया उस पर्टिकुलर गैस से, तो जो बचा हुआ न्यूक्लियस है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट मास अलग अलग एटम के लिए प्रेजेंट में जो आपको नोन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो चार्ज और मास का रेशियो मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। उसी समय जो है ये भी ऑब्जर्वेशन इसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान बना, डिस्चार्ज ट्यूब के ही एक्सपेरिमेंटेशन में, कि जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया जा रहा है नाइट्रोजन पे, तो वहां से हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है दे आर गोइंग टू बी इमर्जिंग, है ना। और वो नाइट्रोजन जो है वो ऑब्जर्वेशन में आया कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। एक और साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंटेशन था उसमें ऑब्जर्वेशन बना कि जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया नाइट्रोजन पे, तो वो पर्टिकुलर जो है अल्फा पार्टिकल उसके से टकराने के बाद वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन का जो है न्यूक्लियस का इमर्जेंस हुआ। और इसके आधार पे साइंटिस्ट लोग ये ऑब्जर्वेशन बनाने लगे कि हर एक पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में जो है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, ऐसा एक हाइपोथेसिस बनने लगी। क्योंकि एक बहुत पहले से भी हाइपोथेसिस थी कि हर एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से ही मिलके बना हुआ है, ऐसा ऑब्जर्वेशन एक साइंटिस्ट ने दिया था, बहुत पहले दिया था, वो 1815 के आसपास, है ना। इवन की जब ये जानकारी नहीं थी कि एटम जो है वो डिविजिबल है, उस समय भी ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि डिफरेंट जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन एटम से ही मिलके बने। बट उनकी तवज्जो उस समय नहीं मिलती थी। जब ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन में पाया गया तो ये लोगों के विचार में आने लगा कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का ही कॉम्बिनेशन डिफरेंट जो है वो एलिमेंट के न्यूक्लियस का होना चाहिए, ठीक है भाई। उस समय तक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो है वो डेवलप हो चुकी थी, यानी कि मास के बारे में भी ऑब्जर्वेशन अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट एक्यूरेसी के साथ एटॉमिक का, इवन की फाइनाइज एटम का जो है मास मेजर करने की जो है ऑब्जर्वेशन हो चुका था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, ठीक है। और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में जो ऑब्जर्वेशन मिले उसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को एक नाम दिया रदरफोर्ड प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है, जिसका कि हर एक एटम के न्यूक्लियस में जो है वो अपीयरेंस होता है, और जिसकी संख्या जो न्यूक्लियस में है उसको आपको मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एटॉमिक नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? एटॉमिक नंबर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, तो सर शेयर तो है भाई। दिख रही है, दिख रही दिख है। रही दिख रही है। सर आप शेयर कुछ लिख रहे हैं? हाँ हाँ लिख तो रहा था, अभी तो आपका नाम आ रहा होगा स्क्रीन सर पे। वो लिख रहा है सर, वो दिख नहीं रहा है। ऐसा अब सबको नहीं दिख रहा क्या भाई?
सर नो दिख सर रहा है। दिखता दिख रही है। थोड़ा सा एक बार लॉग आउट होके लॉग इन करो ना भास्कर। यस सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, इसको आप एटॉमिक नंबर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। जब अलग अलग न्यूक्लियस के मास को ऑब्जर्व किया गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो ये ऑब्जर्वेशन बना कि इस पर्टिकुलर प्रोटॉन जिसपे चार्ज के बारे में भी ऑब्जर्वेशन बना कि चार्ज और मास का रेशियो अगर हम देख रहे हैं तो चार्ज जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉजिटिव का। लेकिन जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये ऑब्जर्वेशन में आया कि ये तकरीबन 1836 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना। जब न्यूक्लियस के मास को ऑब्जर्व करा गया तो न्यूट्रलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के करेस्पॉन्डिंग जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का जो न्यूक्लियस का मास है दैट वाज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या उससे भी ज्यादा एज कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसमें हम ऑब्जर्वेशन में पा रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लोगों के मन में आया कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जबकि उसके मास के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास लगभग 2 गुना या उससे ज्यादा मिल रहा है। तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करा जाए, तो एक हाइपोथेसिस उसी समय जनरेट हो रही थी कि मान लिया जा गया या मान सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के चार्ज को जो है वो कंपनसेट कर दे रहे हैं। एक्सेस प्रोटॉन का जो चार्ज है उस चार्ज को जो है वो कंपनसेट कर दे रहे हैं। और इसके लिए एक ये भी एविडेंस दिया गया कि जो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में बीटा डीके का ऑब्जर्वेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं भाई, बीटा डीके, और वो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं। तो उसके आधार पे ये माना गया कि हो सकता है कि ऐसा होता हो कि न्यूक्लियस के अंदर में जो है प्रोटॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सेस चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस को जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिजिकल ऑब्जर्वेशंस थे जो कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन है इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन थे क्योंकि इस अंदर में प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए उसके अगेंस्ट थे। न्यूक्लियस की साइज के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाया गया था उस समय, आपको बताया भी था कि रदरफोर्ड ने भी जो है न्यूक्लियस के साइज के बारे में अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के द्वारा जो है ऑब्जर्वेशन बनाया था। ठीक है, साइज का ऑब्जर्वेशन बन चुका था। और अगर हम उस न्यूक्लियस के साइज जो कि फेमेंटोमीटर साइज रेंज का है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का है, और उस पर्टिकुलर साइज रेंज में अगर हम बात करते हैं तो एक प्रिंसिपल है हाइजन की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। क्या कहता Yes, है sir. कि जो Yes, किसी sir. पार्टिकल के मोमेंटम और उसके पोजीशन के डिटर्मिनेशन में जो अनसर्टेनिटी है ये हमारी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 के ना। Yes, sir. Yes. तो अगर मान लो कि हम जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, जो रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियस है, उसी को हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी को मान लें, सारे टाइम भी अज्यूम कर लें, तो बट अगर उस साइज रेंज में होना है तो अनसर्टेनिटी जो उसके पोजीशन के डिटर्मिनेशन की होगी नेसेसरली उससे छोटी होगी, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम उस रेडियस के करेस्पॉन्डिंग मान लें। और उसके करेस्पॉन्डिंग मोमेंटम को अगर कैलकुलेट करते हैं
और वहां से अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करें, जो कि आपको मालूम है कि पी स्क्वायर डिवीजन में ट्वाइस ऑफ एम से हम एनर्जी लिख सकते हैं, है ना, क्लासिकल फिजिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो एनर्जी जो वहां पे हमको ऑब्जर्वेशन में आती है वो तकरीबन जो है वो 10 गुना या उससे भी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जो बीटा पार्टिकल वहां से इमिट हो रहे हैं। ठीक है, उसके 10 गुना से ज्यादा के डिफरेंसेस मिलते हैं, ऑब्जर्वेशन आता है। दूसरा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपको मालूम या उस समय भी ये मालूम कि ये फर्मी आयंस है और इनके द्वारा जो है वो स्पिन पोजेज किया जाता है प्लस एंड माइनस हाफ का। ठीक है ना, तो अगर 3 पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आप लेते हैं, मान लीजिए कि एक ड्यूटेरियम का ही न्यूक्लियस ले लिया जाए, ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, आपको मालूम है ना, मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसको आइसोटोप कहते हैं। तो ड्यूटेरियम को अगर हमको लेना है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन के करेस्पॉन्डिंग हम मास को मैच होता हुआ पाएंगे, ड्यूटेरियम का मास। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है तो इनके अगर स्पिन को अगर हम लोग देखें तो मान लो कि एक का प्लस का हाफ, दूसरे का माइनस का हाफ, एक का प्लस का हाफ, तो हमको क्या मिलता है कि 1/2 का जो है वो स्पिन मिलना चाहिए न्यूक्लियस का, ड्यूटेरियम का। यस सर। यस या तीनों का हाफ हाफ प्लस का ही मान लेते हैं तो हमको 3/2 का मिलना चाहिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि ड्यूटेरियम का जो स्पिन हुआ ऑब्जर्व टू बी +1। ठीक है, तो ये भी जो है इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट है ना। अब एंगुलर मोमेंटम के करेस्पॉन्डिंग भी ऑब्जर्वेशन बनाया गया, तो आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज मच लार्जर एज कंपैरिजन टू द प्रोटॉन के एंगुलर मोमेंटम के। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन है तो उस न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए दैट शुड बी करेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस जबकि Yes, sir. ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि न्यूक्लियस के लिए जो एंगुलर मोमेंटम मिलता है दैट इज ऑलमोस्ट करेस्पॉन्डिंग टू द प्रोटॉन मिल रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे जो कि ये बात को कंप्लीटली जो है नलिफाई कर रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आखिर ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर में जो एक्सेस मास का अपीयरेंस हो रहा है वो उसका वजह क्या है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए गए और उसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एक ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जब हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर जो है वो बम्बार्ड कराया गया तो वहां से एक ऐसा रेडिएशन इमिट होता हुआ दिखा जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत थी। तो इनिशियल में मान लिया गया कि हो सकता है कि ये गामा रेडिएशन है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना जो है वो पहले से नोन थी ना, और Yes, sir. ये सब बातें हो रही है 1920 के बाद की, है ना, 1920 के बाद की बात हो रही है। 1920 में प्रोटॉन है इसका कंसेप्ट आया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन तो बोर के समय से ही डेवलप होने लगा था, है ना, नील्स बोर के समय से 1915 के आसपास। ठीक है ना, और ये मैं अभी एक्सपेरिमेंटेशन की जो बात कर रहा हूँ वो 20 के बाद के एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। उसमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया जा रहा था तो वहां से मिला कि एक ऐसा रेडिएशन वहां से इमिट हो रहा है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो शुरू में साइंटिस्ट लोगों ने ये माना भाई कि हाँ हो सकता है ये गामा रेडिएशन जो है वो यहाँ से इमिट हो रही। ठीक है, लेकिन
एक एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान ये पाया गया कि जब ये जो रेडिएशन इमिट हो रहा है बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को इम्पिंज कराने पे, वो रेडिएशन जब किसी पैराफिन के ऊपर जो है इम्पिंज कराई गई, पैराफिन के ऊपर जब इम्पिंज कराई गई तो ये मिला वहां पे कि वहां से प्रोटॉन्स जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है भाई। और उन प्रोटॉन्स को निकाल सकने के लिए जो उस रेडिएशन की एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो इस पर्टिकुलर फिनोमेना में जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है उस एनर्जी से भी 10 गुनी या उससे ज्यादा की मिली, कि इससे ज्यादा एनर्जी हमारे उस गामा प्रोटॉन का होना चाहिए जो वो प्रोटॉन को वहां से जो है वो इमिट करा सके। तो बड़ी डिस्क्रिपेंसी हो गई भाई। जो एनर्जी वहां से इवॉल्व हो रही है उससे भी 10 गुना ज्यादा की एनर्जी रिक्वायर्ड है। बट इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे फोटॉन तो नहीं हो सकते। हाँ, न्यूक्लियस होता हो गया। ये न्यूट्रॉन कैसे ऑब्जर्वेशन में है उसकी बात बता। ठीक ठीक है भाई। तो जब ये पैराफिन पे रेडिएशन को इंक्रीज कराया गया तो यहाँ से प्रोटॉन्स जो है वो इमिट होते हुए दिखे। और ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है ये तकरीबन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, जबकि 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर ये गामा रेडिएशन आप इंक्रीज कराते हो तो वो प्रोटॉन को इजेक्ट करा सकता है ना। हैवी पार्टिकल है ना प्रोटॉन। तो उसको निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वो 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से मैच करता हुआ नहीं मिल रहा है। सर मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या बहुत चीज़? जल्दी जल्दी बोल दिया। अच्छा, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये न्यूट्रॉन कैसे जो है वो कॉन्सेप्ट में आए कि न्यूक्लियस का पार्ट न्यूट्रॉन भी है। ठीक है। प्रोटॉन के बारे में तो ऑब्जर्वेशन हो गया। खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है ना। रदरफोर्ड प्रोटॉन के खोज का श्रेय उनको जाता है। और इलेक्ट्रॉन का किसको है? जे थॉमसन को। ये था। ठीक है ना। और 1920 में ये प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट आया था, 1920 में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बहुत सालों बाद, 20-25 साल के बाद, है ना, प्रोटॉन का जो है वो डिस्कवरी की बात आती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की बात। न्यूक्लियस का एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें ये बताया गया कि न्यूक्लियस के अंदर में जो एक्सेस प्रोटॉन्स हैं उनको कंपनसेट इलेक्ट्रॉन कर देते होंगे, जिसके कारण जो है मास हमको डबल या उससे ज्यादा मिलता है एज कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जो कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन है इस थियरी के अगेंस्ट थे। उसमें हमने बताया साइज ऑफ द न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा का ऑब्जर्वेशन मिला। दूसरा, स्पिन जो था न्यूक्लियस का वो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट था। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस वो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट था। ये तीन हमने आपको एग्जाम्पल दिए। ऐसे कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जो कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन है उस पर्टिकुलर थियरी के अगेंस्ट थे। ठीक है। यस सर। अब आते हैं कैसे न्यूट्रॉन का जो है वो हाइपोथेसिस आई, उसकी बात पे चल रहे हैं। ठीक। तो
एक्सपेरिमेंटेशन में ये पाया गया कि जब बेरिलियम पे हम एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को इंपिंज करा रहे हैं तो वहां से एक रेडिएशन इमिट होती हुई दिखी, ठीक है, जो उसकी अनचार्ज पार्टिकल था। तो मान लिया गया कि इट में बी प्रोटॉन, इट में बी फोटॉन, प्रोटॉन नहीं फोटॉन, यानी कि वो गामा रेडिएशन है, ठीक है, क्योंकि उसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा था। तो गामा रेडिएशन है तो उसकी एनर्जी के बारे में ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए और साइंटिस्टों ने उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू किया। तो उसी में जोलियट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया कि ये जो निकलने वाले यहाँ से रेडिएशन है उसको पैराफिन के ऊपर इंपिंज कराया। तो जब पैराफिन पे इंपिंज कराया तो यहाँ से प्रोटॉन निकलते हुए दिखे, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई आपको? अरे पैराफिन जी क्या सर। चीज है? अरे बैक्स समझ लो भाई, बैक्स तो जानते हो ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो बैक्स हो गया, पैराफिन मतलब बैक्स। बैक्स के ऊपर जो है उसको इंपिंज कराया तो ऑब्जर्वेशन मिला कि वहां से प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। अगर आप गामा रेडिएशन भी मान रहे हो तो एनर्जी है, वो एनर्जी जाकर के किसी पार्टिकल से टकराती है तो उसको इतनी एनर्जी दे सकती है कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल वहां से एस्केप कर जाए, ठीक है। हेलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, लेकिन इस प्रोटॉन को निकालने के लिए जो गामा रेडिएशन का अगर कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसकी जो एनर्जी आपको होनी चाहिए वो 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होनी चाहिए, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। जबकि यहां से जो मास के लॉस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इवॉल्व होती हुई दिख रही थी दैट वाज ओनली 5.5 या 5.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी कि 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक। जितना वहां से एनर्जी डिसअपियर हो रही है उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं पाएगी ना भाई। यस सर। यस ठीक है, तो ये तो हाइपोथेसिस लोगों के मन से निकलने लगा, या ये अवधारणा लोगों के मन से जो है वो दूर होने लगा कि यहाँ से ये गामा रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने का काम किया था चैडविक ने, है ना, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है ना, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये गामा रेडिएशन नहीं होना चाहिए, ये कोई न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास ऑलमोस्ट नियरर टू द मास ऑफ प्रोटॉन है, जिसके इन्फ्लुएंस में कि प्रोटॉन उस पर्टिकुलर पार्टिकल से जब कोलाइड करता है तो मेजर पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू दैट पर्टिकुलर पार्टिकल और वो पार्टिकल वहां से इमिट हो जाए, ठीक है। अब जब ये न्यूट्रल पार्टिकल का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया तो ये पाया गया कि अगर हम इस पार्टिकल का मास इस प्रोटॉन के मास के नियरर मान लेते हैं तो जो यहाँ से एनर्जी इवॉल्व हो रही है 5.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे भी कम या उतने के बराबर के एनर्जी वाला जो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है दैट कैन इजेक्ट द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को निकाल सकता है वहां से, ठीक है। तो ये मैच करता हुआ ऑब्जर्वेशन मिला, है ना, कि जितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है उतनी एनर्जी का अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल मान लेते हैं तो वो न्यूट्रल पार्टिकल जो है हमारे उस प्रोटॉन को निकाल सकता है अगर उसका मास नियरर टू द मास ऑफ प्रोटॉन है। तो जैसे एटम में देखा था ना भाई आपने कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी शेल के इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है और उसकी एनर्जी जो है वहां से उसको बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसके बराबर है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जा रहा था, निकल जा रहा था, यस सर। है ना।
तो सिमिलर वे में आप अगर इसको कंसिडरेशन में लेते हैं कि ये पार्टिकल जिसका मास नियरर टू द मास ऑफ प्रोटॉन है, तो ये इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को कम एनर्जी के पार्टिकल के द्वारा भी जो है इमिट कराया जा सकता है। ठीक है, और नाम दिया गया इसको न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट में आपको मालूम है भाई कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और न्यूट्रल न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक की? यस सर। चैडविक ने जो ये अपना हाइपोथेसिस लाया था वो 1920 के बाद ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंटेशन किए गए थे, और उसमें तकरीबन ये 1932 में ये कॉन्सेप्ट आया था न्यूट्रल पार्टिकल का, जिसको न्यूट्रॉन के रूप में आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, यस सर। यस। तो प्रेजेंट में आपको मालूम है कि न्यूक्लियस में क्या हो गया भाई, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तकरीबन 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना लगभग, है ना, बता रहे ये यानी कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से स्लाइटली बड़ा है। ठीक है, जब न्यूक्लियर साइज रेंज में हम जाते हैं तो वहां पे एक और यूनिट मास को रिप्रेजेंट करने की जो है वो यूज करी जाती है, और उसको आप बोलते हो एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मास यूनिट क्या है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे किया जाता है कि कार्बन 12 जिसका मास नंबर 12 का है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है ना, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन 16 के 1/16 मास को 1 एटॉमिक मास यूनिट के रूप में जो है वो डिफाइन करा गया। ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू आपको मिलती है AMU, या सिंपली U से भी दिखाते हैं, ये तकरीबन आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻ का 27 kg के बराबर है। ठीक है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस AMU में दिखाना चाहें तो एक अप्रोक्सीमेशन के रूप में, ये बहुत एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रोक्सीमेशन के रूप में इतना AMU कह सकते हैं। जो मास ऑफ प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के मास को हम लोग 1.0073 के आसपास एटॉमिक मास यूनिट में जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये भी एग्जैक्ट नहीं है भाई, ये अप्रोक्सीमेशन ही है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग 1.0086 के आसपास का मान सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो ये हो गया एक मास को रिप्रेजेंट करने का छोटा यूनिट, जिसको कि जब भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। आइंस्टीन की जो मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस का रिलेशन है, वो क्या कहता है कि अगर कहीं से m मास डिसअपियर हो रहा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इवॉल्व होगी दैट कैन बी गिवन बाय mc², है ना। यानी कि जो आपका क्लासिकल फिजिक्स में दो अलग अलग प्रिंसिपल थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस दोनों को कंबाइन किया आइंस्टीन ने और एक यूनिफाइड
इंफॉर्मेशन दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। किसी भी सिस्टम का जो मास एंड एनर्जी का कॉम्बिनेशन है वो कंजर्व रहता है, यानी कि मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी भी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है। कहीं से अगर m मास डिसअपियर हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इवॉल्व होगी दैट इज गिवन बाय mc स्क्वायर, वेयर m इज द मास व्हिच हैज बीन डिसअपियर्ड। और अगर कहीं से एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रहा है तो मास जो इवॉल्व होगा दैट कैन बी गिवन बाय E बाय c स्क्वायर। E एनर्जी डिसअपियर हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मास इवॉल्व होगा दैट विल बी गिवन बाय E बाय c स्क्वायर। और कहीं से m मास जो है डिसअपियर हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो इवॉल्व होगा दैट कैन बी गिवन बाय mc स्क्वायर। क्लियर भाई? यस सर। जी सर। और अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को हम लोग ध्यान में रखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम का मास अगर कहीं से डिसअपियर होता है और एनर्जी के रूप में वो अपीयरेंस में आता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की। ठीक है ना? 1 AMU of mass is equivalent to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये मेगा लिखा है भाई, ध्यान रखिएगा ना। और इसी के साथ साथ ये भी एक कन्वर्जन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ध्यान में रखिएगा, आगे फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा तो इसलिए इसको भी यहीं पे लिख देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? यानी कि 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, है ना? यानी कि 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो दैट एनर्जी विल बी 0.51 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होगी। ठीक है भाई, क्लियर है इतना बात? यस सर। यस सर। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। तो हमारे न्यूक्लियस में हमको इंफॉर्मेशन हो गया कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हो गए जगह जगह पे, और उसी के साथ साथ न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रॉन्स हो गए, है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से हमारा जो है वो न्यूक्लियस का अपीयरेंस होता है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये तो पॉजिटिवली चार्ज है और आपको मालूम है कि इन प्रोटॉन्स का जो है आपस का रिपल्सन का फोर्स है। तो उस रिपल्सिव फोर्स के होने के बावजूद, जिसके बारे में आपको जानकारी है कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ द न्यूक्लियस आपका बहुत छोटा है, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। और इस रिपल्सिव फोर्स के होते हुए भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस आपको मालूम है विच आर स्टेबल, है ना भाई? हजारों न्यूक्लियस आपको नोन है जो स्टेबल है। यस सर। यस सर। तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे हो पा रही है उसको एक्सप्लेन करने के दो जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, दो तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे और दूसरा जो है न्यूक्लियर फोर्स के आधार पे। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग बातें करेंगे।
बट उसके पहले एक दो टर्म्स जो है वो फ्रीक्वेंट के यूज में रहेंगे, उनको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। एटॉमिक नंबर का मतलब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, वो आपको मालूम है, ठीक है। और मास नंबर का मतलब क्या होता है? मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, sum of number of proton and neutron inside a nucleus is defined as mass number, है ना। sum of number of protons and number of neutrons inside a nucleus is known as mass number। तो इसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे आपको एलिमेंट्स नोन है जिनके की एटॉमिक नंबर तो सेम है बट अलग अलग मास नंबर के अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे पर्टिकुलर एटम्स को क्या कहते हैं भाई? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि सेम एलिमेंट है ना। एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है, दैट इज सोनली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम, ठीक है। या यूं कहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे एलिमेंट का है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पैरामीटर है वो प्रोटॉन की संख्या है उसके न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है ना। जो मास नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी कि उनका बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर टू दैट एक दूसरे के बनता है, जिनमें एटम में प्रोटॉन की संख्या सेम हो, ठीक है। तो सेम एलिमेंट के रूप में आप उसको रिकॉग्नाइज भी करते हो, नाम भले ही अलग अलग दे देते हो बट सेम प्रॉपर्टी उनके द्वारा जो है वो पोजेस करी जाती है। तो आइसोटोप का मतलब सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, उनको आप आइसोटोप कह देंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन खुद इटसेल्फ, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ना। ऐसे ही Yes, sir. बहुत सारे जो है वो एलिमेंट हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट आइसोटोप्स, है ना। कुल मिला के ऐसा ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट लोग देते हैं कि केवल ऐसे 20 ही हमारे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कुछ जो है वो आइसोटोप्स नेसेसरली है, ठीक है ना। तो ये आइसोटोप का मतलब ये हो गया। फिर आता है आपका आइसोबार। आइसोबार किसको कहते हो भाई? So same mass number, different atomic number. सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसको आइसोबार कहेंगे, ठीक है। नेचुरल है कि ये अलग अलग एलिमेंट होंगे, है ना। जैसे एक आपको हीलियम का जो है आइसोटोप है 2He3 और एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H3, ये दोनों क्या हो गए? आइसोबार हो गए, ठीक है ना भाई। Yes, sir. इसी तरीके से एक और टर्म यूज में आ सकता है, वो है आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
same number of neutrons and different number of protons, यानी कि एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग आइसोटोन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर है बात भाई? हाँ? Yes, sir. यस सर। अब कोई भी पर्टिकुलर अगर न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलता क्या है कि जो न्यूक्लियस का मास होता है दैट इज स्मॉलर देन द मास ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्टिकल। कितना मास में कमी आया है ना, मान लो कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से जनरली दिखाते हैं और मास नंबर को ए से दिखाते हैं ना। तो अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है हाँ, जिसको एक्स जेड ए से आपने रिप्रेजेंट करा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जेड प्रोटॉन हो गए और ए माइनस जेड ये हो गया क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन। जिसको मान लो कि हम एन से दिखा दे रहे हैं हाँ? और ये जो न्यूक्लियस बना उस न्यूक्लियस का जो मास है जेड एक्स है, ये आपने मान लो कि कैपिटल एम के रूप में ऑब्जर्वेशन में पाया है ना। कैपिटल एम इस न्यूक्लियस का मास आपको मिला जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए का है। तो इस न्यूक्लियस के जो इंटीग्रल पार्ट हुए जेड प्रोटॉन का मास लिखा जाए और एन न्यूट्रॉन का मास लिखा जाए, तो उसके कंपैरिजन में ये जो कैपिटल एम मिलता है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर। ठीक है, कितना कम है उसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट न्यूक्लियस, है ना। उसको बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब हो गया लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर कभी किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट जैसे जेड एक्स के लिए लिखना है तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो हो गया, इतना मास उसका होना चाहिए था भाई, लेकिन एक्चुअल में मास कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, तो ये इसमें मास डिफेक्ट हो गया। बात समझ में आई? यस सर। तो ये जो मास यहाँ पे लॉस हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, यानी कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन हुआ होगा तो उस फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस में कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई होगी वो अगर लिखना है तो डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूक्लियस। ये हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से लिखा जाएगा, है ना। अक्सर करके इसमें जो है हम लोग मास
का जो डिफेक्ट है वो एटॉमिक मास यूनिट में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम मास डिफेक्ट को एटॉमिक मास यूनिट में लिखे हैं, एएमयू में लिखे हैं, तो सीधा सीधा हमको क्या करना होगा, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितनी एनर्जी उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में इवॉल्व हुई होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 931.5। ठीक है भाई, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो एनर्जी है दैट इज इक्विवेलेंट टू द 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही भाई? Yes, sir. अगर सीधे सीधे मास को केजी में और स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ प्लग के हुए कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी इन जूल, वो जूल मिलेगा। जूल बहुत बड़ी यूनिट हो गई। तो जनरली जो है न्यूक्लियर फिनोमेना में जो एनर्जी है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम दिखाते हैं, ठीक है ना। और यही इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी हो गई, क्योंकि अगर आप इतनी एनर्जी दे देंगे इस न्यूक्लियस को तो ये जो न्यूक्लियस होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी बाउंडेड सिस्टम को अनबाउंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हमारे न्यूक्लियस के लिए अगर कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो गया, मास डिफेक्ट इन AMU मल्टीप्लाइड बाई 931.5, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग हम बाइंडिंग एनर्जी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसके इंटीग्रल पार्ट्स के रूप में, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग डिसइंटीग्रेट कराने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर है बात? यस सर। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे यम जो लिखा है हमने वो मास ऑफ दैट न्यूक्लियस है, लेकिन Yes, प्रॉब्लम में जब भी आपको दिया जाएगा तो अक्सर करके आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा, उस एटम का मास दिया जाएगा। तो एटम का मास होगा तो उसमें जेड इलेक्ट्रॉन का मास भी जो है वो एडेड होगा, है ना। तो जब न्यूक्लियस के मास को प्लेस करना होगा यहाँ पे तो उतने यानी कि जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मास डिफेक्ट का इंफॉर्मेशन बनेगा। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो एटॉमिक मास जनरली दिया जाता है, ठीक है। अगर मास ऑफ न्यूक्लियस का है तब तो बहुत बढ़िया है भाई, डायरेक्टली आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर मास ऑफ एटम दिया गया है तो यहाँ पे उतने नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये बात अलग है, एक्चुअल में तो ये कैलकुलेशन होगी, बट ये बात अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। 000 के बाद 55 आया था। Yes, sir. यस सर। तो अगर हमारे जो एटम है वो छोटे एटॉमिक नंबर वाले हैं, छोटे एटॉमिक नंबर वाले एटम है, तो उसमें अक्सर करके अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में हम उस इलेक्ट्रॉन के मास का इफेक्ट छोड़ भी देते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कहीं भी, अगर आपको ऐसा दिखता है तो यहाँ पे मास जो एम लिखना है दैट शुड बी द मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए। क्लियर है?
यस सर। अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एटम में ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, यानी कि मास नंबर उसका ए का है, और आपने उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 931.5। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। ये डिफाइन किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहते हैं, है ना। न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के पार्ट है उनको न्यूक्लियन बोला जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर है बात? यस सर। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपने डिफरेंट एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करा, और उसको आप अगर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, और मास नंबर के बीच अगर आप ग्राफ बनाते हैं, तो आपको मिलता है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके का दिखता है ना। जो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पोजेस करने वाला एलिमेंट है वो आयरन 56 है ना, Fe 56। आयरन जिसका मास नंबर 56 का है, दैट हैज द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। आयरन 56, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है ना। तो 26 56 इसका जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है ना। और ये जो आपको मिलता है तकरीबन 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिलता है, ये सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पोजेस करने वाला हमारा एटम। अब एक बड़ा डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ जो है वो पोजेस करता है। एक यहाँ पे एक आपको शार्प पिक दिख रहा है ना, ये जो है ये हीलियम के लिए है, 2He4 के लिए है। 2He4 हीलियम का जो न्यूक्लियस है, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है वो छोटे ऑर्डर के जो न्यूक्लियस है उसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, छोटे जो ऑर्डर के, छोटे मास नंबर के जो हमारे एलिमेंट हैं, उनमें हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बहुत ज्यादा
है ना। यस सर। और इसी के आधार पे इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि भाई जब कोई बड़ा न्यूक्लियस जो कि साइज में बड़े होने के कारण डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो वो क्यों अल्फा पार्टिकल ही इमिट करता है, क्यों वो हाइड्रोजन को नहीं निकालता, है ना, या क्यों कोई दूसरा बेरिलियम को क्यों नहीं निकालता, लिथियम को क्यों नहीं निकालता, है ना, वो अल्फा पार्टिकल ही क्यों निकालता है, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस ही क्यों निकालता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने में ये हमारा जो पीक है वो मदद करेगा, आगे चल के बातें करेंगे वहां पे। ठीक है, दूसरी चीज, अब इधर से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर छोटे छोटे दो न्यूक्लियस है और ये दोनों को फ्यूज कर दिया गया, आपने एक दूसरे में मिला दिया, बड़ा न्यूक्लियस बना दिया, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो बड़े वाले न्यूक्लियस का ज्यादा हो जाएगा। यस। यस सर। बड़े वाले न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर फिनोमिना में एनर्जी जो होगी दैट इज विल बी इवॉल्व्ड, है ना, निकल। इसी को बोलते हो आप न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस जब एक दूसरे में मिलते हैं तो जब बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो वहां पे एनर्जी इवॉल्व होती है। एक ये इंफॉर्मेशन हो गई जिसको आगे चल के फिर से हम लोग डिटेल में और बातें करेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से मान लो कि इधर में कोई बड़ा सा न्यूक्लियस है और ये फ्रेगमेंट होता है, मिडिल ऑर्डर के दो न्यूक्लियस में टूट रहा है, तो फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। यस सर। तो यहाँ पे भी जो है वो एनर्जी इवॉल्व होगी, वहां भी एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, तो जब बहुत बड़ा न्यूक्लियस फ्रेगमेंट करता है, टूटता है, तो वहां भी एनर्जी इवॉल्व होती है, और जब छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो वहां भी एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। छोटे न्यूक्लियस को मिलकर के बड़े न्यूक्लियस के बनने की फिनोमिना को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में टूटने की जो फिनोमिना है उसको हम लोग न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। क्लियर है बात इतनी? यस। sir. यस। अब आइए थोड़ी सी और बातें स्टेबिलिटी की कर लेते हैं। जब हम किसी भी न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं तो जैसा आपको मालूम है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में होते हैं, है ना। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर में भी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी डिफरेंट एनर्जी स्टेट में अपना अपीयरेंस लेते हैं। अब ये बात अलग है कि जो आपका एटम का एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है, और न्यूक्लियस के अंदर में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आता है दैट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि एक एनर्जी स्टेट में दो हमारे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के, केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। यस हेलो, सर। तो न्यूक्लियस के अंदर में ये फर्मी आयंस है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले पार्टिकल हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है ना। तो एक एनर्जी स्टेट में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो है वो रह सकते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर में भी अलग अलग एनर्जी लेवल है। ठीक है, एक एनर्जी लेवल पे दो प्रोटॉन ऐसे डार्क से प्रोटॉन दिखा दे रहे हैं, ऐसे खाली वाले से न्यूट्रॉन दिखा दे रहे हैं, दो न्यूट्रॉन रह सकते हैं एक एनर्जी स्टेट में। ठीक है,
क्लियर है? अपोजिट स्पिन, सर ठीक है, अपोजिट स्पिन के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का अपीयरेंस हो सकता है एक एनर्जी स्टेट में, जैसे आपको एटम में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का अपीयरेंस होता है। इससे ज्यादा प्रोटॉन्स नहीं। इस वजह से जब आप देखते हो कि जो लोअर मास नंबर के हमारे एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो आपको मिलता है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बराबर है तो दे आर स्टेबल। नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इधर न्यूट्रॉन कर दे रहा है क्योंकि ग्राफ फिर उल्टा बन जाएगा, आप कंफ्यूज होंगे। किताब में जो दिया होगा उससे अलग बन जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे न्यूक्लियस का ऑब्जर्वेशन मान लीजिए आप कर रहे हो, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें N और P बराबर है, तो 45 डिग्री पे ये लाइन बन गई, यस सर। है ना? अब अगर आप जो भी स्टेबल न्यूक्लियस है उनको जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो आपको क्या मिलता है कि जब मास नंबर जहां पे छोटा है वहां पे वो वाले न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होते हैं, जिनके लिए कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होती है। ये हम येलो कलर से जो रीजन बना रहे हैं, ये वो रीजन हो गया जिस रीजन के हमारे जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है ना? ये वो रीजन आपको मिला। और इसके बाहर के जो न्यूक्लियस है वो सब जो है वो अनस्टेबल है, जिनमें ये बाहर वाले न्यूक्लियस हो गए, ये डॉटेड से दिखा दिया, ये सारे जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। क्लियर है बात? यस सर। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन को मैं दिखा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि इधर में जो न्यूक्लियस ये सब दिखेंगे आपको, दे आर अनस्टेबल। तो लोअर ऑर्डर के वो न्यूक्लियस जिनमें की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल संख्या में है वो हमारे स्टेबल है। न्यूक्लियस ऑफ लोअर मास नंबर are stable when number of protons and number of neutrons are equal। ठीक है? heavy nucleus are stable when number of neutrons are larger than number of protons। ठीक है ना? जो हैवी न्यूक्लियस है, यानी कि बड़े साइज के जो न्यूक्लियस है, उसमें आपको मिलता है कि न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो जब ज्यादा है तब वो
ज्यादा स्टेबिलिटी है, इक्वलिटी के करस्पॉन्डिंग वो अनस्टेबल है। इक्वलिटी की लाइन ये वाली है ना, इधर वाले न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन की संख्या के बहुत बड़े हो जाने पे भी वो अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्टेबिलिटी जब हम बात कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर में अलग अलग एनर्जी स्टेट है। लोअर मास नंबर के जो हमारे न्यूक्लियस हैं उसमें जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल है तो ऐसे केस में आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट जो इन्वॉल्व होंगे दे आर स्मॉलर, तो एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस कम होगा। जितना किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एनर्जी लेवल कम होता है वो ऑब्जेक्ट उतना ही जो है वो स्टेबिलिटी को अटेन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने हाइड्रोजन की बात करी तो आपको मिलता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है वो स्टेबल है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होने पे भी जो है हाइड्रोजन हमारा जो है वो स्टेबल है, ठीक है। बट जो ट्राइटियम है वो अनस्टेबल है। अब उससे हायर में जाते हैं, अब आपको मिलता क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर में दो प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर में दो न्यूट्रॉन है तो हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है वो स्टेबल है। लेकिन मास नंबर 3 वाला जो न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है और मास नंबर 5 वाला जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है। 5 वाला इसलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि इधर में अगला जो न्यूट्रॉन है वो इस हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और 3 मास नंबर वाला हीलियम का न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने का कारण अगर आपको समझना है तो उसका कारण ये है कि जो इन पर्टिकुलर पार्टिकल्स को आपस में बांध करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, ठीक है, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब जब सेपरेशन फेमेंटोमीटर या उससे छोटा का होता है तो ये कंसिडरेबल अमाउंट का, तकरीबन अगर आप दो न्यूक्लियन के बीच का ग्राफ बनावे ना पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको जो ग्राफ मिलता है भाई वो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है ना। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट आती है आपको वो 0.8 फेमेंटोमीटर या फर्मी पे आता है लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। इससे कम कर देते हैं तो भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, उससे ज्यादा करेंगे तो भी बढ़ेगी, है ना। हेलो जी यस। सर। हाँ, और तकरीबन आपको ये मिलता है कि अगर आप 10 फर्मी के बियॉन्ड चले जाते हो, 10 फर्मी के बियॉन्ड, तो ये कर्व ऑलमोस्ट जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाती है इस पर्टिकुलर लाइन को एसिम्प्टोटिक के तरीके से, यानी कि ये जो इंटरेक्शन का जो फोर्स है इनके बीच का दैट बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो। तो इस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। जब सेपरेशन फेमेंटोमीटर साइज रेंज का होगा, फर्मी के रेंज का होगा तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और जैसे ही 10 फर्मी से बड़ा होता है ये निग्लेक्जिबली स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और 0.8 से छोटा होने पे देखो तो ये आपको रिपल्सन का फोर्स हो जा रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का
जो निगेटिव वैल्यू होता है स्लोप का माइनस ऑफ डेबा यू डेबा आर, ये आपको मालूम है कि फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना भाई। यस सर। तो जहां पे स्लोप पॉजिटिव है वहां पे फोर्स निगेटिव यानी कि अट्रैक्टिव होगा, और जहां पे जो स्लोप है वो निगेटिव है वहां पे फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि रिपल्सिव हो जाएगा। यानी कि 0.8 से छोटे पे स्लोप देखो तो आपको स्लोप मिलता है कि निगेटिव है ना, यानी रिपल्सिव है। तो ये रिपल्सन का फोर्स हो जाएगा। यानी कि इन न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन अगर 0.8 फेमेंटोमीटर से छोटा हो गया तो रिपेल करेंगे ये, और इधर में जाते हैं तो आपको मिलता है कि स्लोप पॉजिटिव है, 90 से छोटा एंगल हो गया ना ये, जी सर। तो ये यहाँ पे अट्रैक्टिव। और 10 फेमेंटोमीटर के बाद ऑलमोस्ट ये पैरेलल हो गया तो स्लोप जीरो, फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको जो ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला है कि ये एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इनके बीच में ये लगता है ना। और ये चार्ज से मास से इंडिपेंडेंट है। जितना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी है, और उतना ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज से भी इंडिपेंडेंट है, मास से भी इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है इस फोर्स के बारे में, कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है यानी कि जब सेपरेशन फेमेंटोमीटर साइज रेंज का है, जिसको फर्मी भी कहते हैं ना, सेपरेशन इज ऑफ फर्मी, तो ये 100 टाइम्स के या उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सैकड़ों गुना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही सेपरेशन become 10 femtometer, it becomes negligibly small. ठीक है, ये बहुत छोटा हो जाता है, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। 10 फेमेंटोमीटर या उससे बड़े साइज के होते ही, सेपरेशन के होते ही। तो शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच। एक चीज और इसमें बता देते हैं, ये जो फोर्स आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ अदर एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई आयंस। पाई आयंस या इसको पाई मेशान भी कहते हैं ना, मेशान, मेशान ग्रुप का ये पार्टिकल है। पाई मेशान के एक्सचेंज के द्वारा, ये पाई मेशान पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, निगेटिवली चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है ना, पाई पॉजिटिव भी होता है, पाई नेगेटिव भी होता है, और पाई न्यूट्रल भी होता है ना। 3 तरीके के पाई मेशान होते हैं ना, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल। इनके एक्सचेंज के द्वारा ये पर्टिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, यस सर। अब आ जाते हैं यहाँ पे।
अब जैसे 3 अगर हो गए तो रिपल्सिव फोर्स के कारण तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन हो गए, अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग एक ही न्यूट्रॉन जो है वो वहां पे अपीयरेंस में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिला अभी तक साइंटिस्ट लोगों को जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए जिसमें केवल एक प्रोटॉन है ना, जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है और वो स्टेबल है। ऐसा कोई भी न्यूक्लियस नहीं है ना। न्यूक्लियस जो भी स्टेबल हैं उनमें प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन या तो बराबर है या उससे ज्यादा है, वही स्टेबल है। साथ में और भी चीज है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस वो है, स्टेबल न्यूक्लियस वो है जिनमें प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग है। ठीक है, Yes, sir. 60% of stable nucleus are having paired proton and paired neutron। ठीक है ना। और बचे हुए लगभग सारे उसमें या तो प्रोटॉन का पेयरिंग है या न्यूट्रॉन की पेयरिंग है। केवल 5 ऐसे न्यूक्लियस हैं जिसमें ऑड प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन होने पे वो अनस्टेबल है। ओनली 5 न्यूक्लियस are stable in which proton and neutrons are in odd number। ठीक है, दोनों का ऑड है ना। 40% लगभग सारे के सारे का 40% उसमें आपको मिलता है कि या तो प्रोटॉन पेयर है यानी कि वो इवन है और न्यूट्रॉन ऑड है, या न्यूट्रॉन पेयर है प्रोटॉन ऑड है। ठीक है, यानी कि जो पेयरिंग है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बढ़ाती है। क्लियर है बात? Yes, sir. आज को यहीं पे करेंगे फिनिश, आगे फिर इसकी बातें करेंगे कल। अभी रुके रहिएगा, अटेंडेंस नहीं किए हैं। अरे सब भाग गया, 24 लोग। नहीं सर है। हाँ? शर्म है। ज्यादातर लोग चलेंगे तो 24 ही रहेंगे। 23। चलो 23 ऑड हो गया ना, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। जी सर, आपने स्टेबल बना के रखा है। अभी हो गया स्टेबल, फिर से इवन हो गया। आपको मिला के स्टेबल हो रहा है। चलो ठीक। तो अटेंडेंस लेने का फायदा क्या होता है? अटेंडेंस का कोई विशेष फायदा
सच आपके लिए तो नहीं है, बट आप अगर नहीं आते हैं तो ये लोग यहाँ से फोन वगैरह करते हैं। जाता है कि नहीं फोन वगैरह? ये आज एडवांस। तक आया ही नहीं। मैसेज आता है तो हाँ तो जिसकी लगातार एब्सेंटेज होती है उसका उसके घर पे फोन वगैरह जाने का है। अब जाता है कि नहीं वो लेकिन ऑफिस वाले पहले से वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट आती है टेलीग्राम पे। तो आपकी अटेंडेंस लेने के पहले ही वो एब्सेंट की लिस्ट आ जाती है टेलीग्राम पे। नहीं, एब्सेंट की लिस्ट कैसे है मेरे पास? हाँ सर, आज की भी आ गई है। अच्छा तो वो पिछले वाले सर जो है वो डाल दिए होंगे ना अटेंडेंस। केमिस्ट्री की क्लास यस हुई है सर। ना, तो वो हाँ अटेंडेंस सर। डाल दिए होंगे, तो उनकी अटेंडेंस के आधार पे आप में से जो लोग एब्सेंट है उनकी लिस्ट आई होगी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। वैसे बीच में भी कोई आके चला जाता है तो उसकी भी अटेंडेंस आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट वो दिखता है कि इतने देर से इतने देर तक वो प्रेजेंट रहा। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।